अगर हम बात करें कि सीटेट में सबसे आसान पोर्शन कौन सा है, तो मैं निसंकोच और बिना झिझक के कहना चाहूँगा कि हिंदी है। क्योंकि देखिए, अभी तक जितने हमने क्लास ईवीएस के देखे उनमें कुछ हमें पेचीदा क्वेश्चन लगा, जैसे कि जिस पे हम रुक सकते हैं। लेकिन जितना हिंदी हम देख पा रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उससे पहले हम पूरे सारांश को पढ़ेंगे, यानी कि जो गद्यांश हमारा है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम जब गद्यांश पढ़ लेंगे तो हम परिपूर्ण हो जाएंगे क्वेश्चन को करने में, और लगभग आपके आंसर जो है 99% आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और मेरी तरफ से एक बात श्योर रहिएगा कि आपको अगर गद्यांश में कहा है कि भारत की राजधानी लखनऊ है, तो आप लखनऊ ही टिक करिएगा, ना कि दिल्ली। जो गद्यांश में कहा जाता है उसी आधार पे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं पहले बता दूं, ये क्लास जो है आपका 29 दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके हिंदी के पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। गद्यांश को देखिए पढ़ के हम सबसे आसान तरीके से करेंगे। दिया कि राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं, इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत। देखिएगा सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर क्या है तो केसरिया है, बीच में क्या है श्वेत है, और सबसे नीचे क्या है हरा रंग है। तो ये आप नोट करिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपको हर हाल में। दिया केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचालक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह ये तीनों क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। और श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाने वाला के ऊपर है कि कैसे क्वेश्चन बना सकता है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता था, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। कहाँ? नीचे से रस्सी ऊपर खींचकर, जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोल कर पूरा फहराया जाता है तो झंडा फहराना कहते हैं। ठीक है, नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तो ये भी आपसे प्रश्न आखिरी में देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगर आप गद्यांश पढ़ लिए तो आप क्वेश्चन करने में एकदम सामर्थ्य है आप। देखिए, नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होता है। लास्ट लाइन में पढ़ाया हूँ, याद करिए, मैं इसको फिर ओपन कर रहा हूँ। दिया है कि लास्ट लाइन आपका, नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। अब देखिए, तो आप किसको टिक करेंगे? आप चुपचाप जो है अपने सी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, आयताकार। मुझे उम्मीद है कि करने में क्वेश्चन मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं तरीके बताया हूँ। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है? तो देखिए, परिवर्तन हम क्या पढ़े हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही पहले फहराया जाता था। अब जो है आप दिन और रात दोनों समय में फहरा सकते हैं, यानी कि 24 घंटे आप फहरा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिन रात फहराया जा सकता है। अब ये सी ऑप्शन यहाँ से हो गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर रंग कौन सा है? हम बात किए थे सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर आपका कौन सा दिया है? ध्यान से देखिए, केसरिया दिया है। क्या दिया है? केसरिया। अगर आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी। हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। दिया कि हरा रंग किसका परिचालक है? हम देखिए सभी रंगों का परिचालक हम बताए थे, कौन रंग किसको इंडिकेट करता है ये चीज़ हम बताए थे। तो हर रंग समृद्धि को, किसको करता है? समृद्धि को। और समृद्धि किस में दिया है? ध्यान देखिए, बी वाला ऑप्शन को समृद्धि दिया हुआ है यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन हमारा कि ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? देखिए, ध्वजारोहण के बारे में हम थोड़ा चर्चा भी किए थे कि ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है। ए ऑप्शन दिया है कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींच कर फहराना। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि खाने पर, ये खाने नहीं है, खंभे। क्या है? खंभे है। खंभे पर बंधे ध्वज को खोलना। सी है ध्वज को खंभे पर फूल डालकर बांधना, और खंभे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसी को हम चर्चा के जरिए जाने हैं और समझे हैं कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना ही हमारा ध्वजारोहण कहलाता है। बात करेंगे हम सूर्योदय की, तो सूर्योदय में संधि विच्छेद हमसे पूछा है। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो ग्रामर से रिलेटेड हैं उनको भी यहाँ करेंगे, और इसी में दिया हुआ है निर्देश में पहले दिया था कि 1 से 9 तक आपके क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से हैं। तो सूर्योधन उदय आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा आपका दिया है क्या? सूर्याधन उदय। और तीसरा आपका दिया है कि सूर्यधन उदय। और लास्ट दिया आपका दिया कि सूर्यधन उदय, यानी कि बड़ा ऊ है। तो आपको सी वाला ऑप्शन है, यानी कि सूर्य प्लस उदय, यानी कि छोटा ऊ जो लगा है वो आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कौन सा शब्द भिन्न है? तो ए आपका ऑप्शन यहाँ पे श्वेत है, चक्र है, केसरिया है और हरा है। तो आप सभी जो हैं अभी जितने भी आप देखे हैं इस आधार पे देख के बता सकते हैं कि आपका ये तीनों रंग जो है ये भरा जाता है, बाकी चक्र जो है ये आपका इससे भिन्न हो जाएगा।
बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। दिया है कि नियमों के अनुसार अब देखिए नियमों के अनुसार के लिए प्रयुक्त के लिए शब्द होगा। अब यानी कि जो नियमों के अनुसार जो है इसके लिए हम किसका सही वर्णन करेंगे? नियमानुसार ये होगा या नियमानुसार या नियम अनुसार या नियम अनुसार। तो होता क्या है मैं बता दूं, सबसे पहले जान लीजिए आप नियमानुसार क्या हो? नियमानुसार नियम प्लस अनुसार, तो वो और लास्ट में मिलकर आपका आ हो जाता है, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आ। बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की, जो इस गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है। मैंने बताया है कि किसी भी शब्द के आगे आपका उपसर्ग लगता है और लास्ट में आपका प्रत्यय लगता है। तो देखिए आपका प्रत्यय क्या है। अब राष्ट्रीय में जब आप प्रत्यय की बात करेंगे तो ये ट्री यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा? ट्री यहाँ पर नहीं होगा, यह भी आपका नहीं होगा। लेकिन जब बात हम ईय की करेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। राष्ट्र प्लस ईय क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्लस ईय जो है आपका राष्ट्रीय की सही संधि विच्छेद करेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे गद्यांश की, काव्यांश की। जो काव्यांश हमारा दिया है ये देखिए कि कहीं की कविता है किसी पंक्ति की, तो इसको हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। दिया क्या है जो काव्यांश है? कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। ठीक है, अगली लाइन है थेरी, ये देखिए थेरी राह रोकते पाहन, थेरी राह रोकते पाहन। अगली लाइन है ले देकर जीना क्या जीना। अगली लाइन फिर पढ़ेंगे कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा, मनुष्य कब कातर क्रंदन। अब अर्पण कर सर्वस्व, मनुष्य को कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो ये जो कविता है इस कवि के आशय से जो कविता मिली है इस काव्यांश में, उसको हम पढ़े हैं और इसके आधार पर हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न सामने है। दिया गया है कि कवि ने पाहन, देखिए कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? कवि ने पाहन, मैं आपको काव्यांश में दिखाना चाहूँगा पाहन कहाँ पे है। ध्यान देखिए, यहाँ देखिए थेरी राह रोकते पाहन। तो अब यहाँ पे उस आधार पर आपको बताना है खुशियाँ भरने के, दुख देने के, बाधा न डालने के या मार्ग अवरुद्ध करने के। तो सबसे अच्छी चीज़ है आपको यहाँ पे समझने वाले मार्ग अवरुद्ध करने की। अगर आप थोड़ा सा भी समझ अपने अंदर पैदा किए होंगे तो इसी को समझेंगे। थेरी राह रोकते पाहन, तो थेरी राह मतलब अगर राह रोक रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, तो पाहन जो है उसके लिए पाहन मार्ग अवरुद्ध करने के लिए यूज़ किया गया है। बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की। दिया है कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए। तो क्या नहीं बनना चाहिए? कवि के अनुसार कायर नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? कायर। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, इसमें दिया हुआ है, देखिए लास्ट में देखिए, बस कायर मत बन। ठीक है, बस कायर मत बन, बस कायर मत बन। तो आप हर जगह देख पा रहे हैं कि बस कायर मत बन। तो यहाँ पे आप जो कायर था वो यहाँ पे आप टिक करेंगे, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक हो जाएगा। और फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन जो हमारा है कि किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। तो किसके सामने नहीं करना चाहिए? तो हमेशा दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। देखिए प्रकृति यानी कि नेचर, स्वयं यानी खुद, मनुष्य यानी कि मानव से मतलब है। अब देखिए बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। दिया कि समझौतावादी जीवन व्यर्थ है। यानी कि किसी भी चीज़ को आप अगर कन्विंस कर ले रहे हैं, समझौता उसमें कर रहे हैं, तो उस जीवन को व्यर्थ बताया गया। यह भाव किस पंक्ति में आया है, यह भाव किस पंक्ति में आया है उसको हमें बताना है। तो हम जो पंक्ति पढ़े हैं उनमें से 4 पंक्ति हमें छांट के दिए गए हैं, बताना उनमें से कौन सी पंक्ति सही है जिसमें ये समझौतावादी जीवन व्यर्थ है दिया है। ए ऑप्शन के अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, बी है कुछ भी बन कायर मत बन, और ले देकर जीना क्या जीना। अब देखिए अगर आप सी वाला ऑप्शन पे आप आए होंगे तो समझ गए होंगे कि ले देकर जीना क्या जीना इस बात का संकेत दे रहा है कि समझौतावादी जीवन जो है एकदम व्यर्थ है। इसका इंडिकेट यही मिल रहा है। अब बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि मानवता ने तुझको सींचा, पंक्ति का आशय है। तो इसको देखिए, पहला मानवीय गुणों का पोषण, मानवता का अभाव, मानव द्वारा सिंचाई करना या मानवता में विश्वास। तो देखिए मानवता और सींचना का मतलब ये नहीं है कि सींचने का मतलब होता है कि जो पोषण करना होता है उसकी बात हो रही है। तो मानवीय गुणों का जो पोषण है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन 15वां है। दिया है कि कातर का अर्थ, यहाँ कातर का अर्थ क्या है? तो कातर का अर्थ देखिए चारों ऑप्शन दिए, संकोच, निर्लज्ज, अविश्वास और भयाकुल। तो क्या सही होगा? भयाकुल।
क्या हो जाएगा, कातर का जो शब्द है, जो कातर शब्द है उसका उत्तर जो हो जाएगा, जो अर्थ हो जाएगा वो भयाकुल हो जाएगा। तो इस तरह जो आपका क्लास है यहाँ समाप्त होता है। और ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इनको करिएगा, हमारे क्लास के बाद भी करिएगा और देखिएगा कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। और बचे हुए 15 क्वेश्चन आपकी अगली सीरीज में वो समाप्त हो जाएगी। और ईवीएस की जो क्लास होगी वो भी 15-15 क्वेश्चन की होगी। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का फिर वक्त आ गया है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी एकदम पढ़ते रहिए और अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।